श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज 1 फरवरी 2024 भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। मित्रों, ये बजट क्या है, अंतरिम बजट क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है और कब ये पेश होता है, सबसे पहला बजट कब पेश हुआ, ये सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैंने ये तैयार किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बजट की अवधारणा कहाँ से आई। तो भारत पहले 1947 के पहले ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत था। तो बजट की जो अवधारणा है भारत में इंग्लैंड से ही आई है। बजट शब्द जो है फ्रेंच शब्द है और बुगेट, फ्रेंच शब्द में इसको बुगेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो जब पहला बजट कभी लाया था तो चमड़े के थैले में जो पेपर रख के लाए गए थे और उसमें पेपर निकाले थे तो पेपर में बजट आया था। तो इसलिए उसको बजट को बुगेट को आगे चल के बजट में रूपांतरित होता गया। केल्टिक भाषा में बजट को बोला जाता है लैटिन में बुल्गा, है ना, लैटिन भाषा में बुल्गा गया। फ्रेंच भाषा में बागवे कहा जाता है। बुगेट शब्द इंग्लैंड से भारत में आया। 1773 में रॉबर्ट बालियोल ने धनवाली से जाता कालांतर में आय व्यय के तौर पर दिया गया। और बजट जो है, बजट यदि आप संविधान में कहीं बजट शब्द खोजेंगे तो बजट शब्द संविधान में नहीं मिलता है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। भारत संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है और जो बजट से रिलेटेड है। बजट पारित करने के कई कारण हैं। शक्ति का संतुलन है, पारदर्शिता और जवाबदेही है, कानूनी आवश्यकताएं हैं, राजकोषीय उत्तरदायित्व हैं। तो ये बजट संबंधी कुछ बातें थी मित्रों। और अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या अंतर है। जब शासन जैसे इस वर्ष 16 जून को सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2025 तक चलेगा। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। तो वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो इस बार 16 जून को इस सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब चूँकि उसके पास कार्यकाल नहीं है तो ऐसी स्थिति में मार्च तक के लिए तो वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था है, 31 मार्च तक व्यवस्था है। परंतु मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई में बजट पेश होगा। उस समय तक पैसे का प्रावधान, फाइनेंशियल प्रावधान करने होते हैं और जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है उसको संसद में पारित कर राष्ट्रपति के अनुमति से ही व्यय किया जाना संभव होता है। पहले ये लोकसभा में पेश हुआ और लोकसभा के बाद यह राज्यसभा में जाएगा। इस पर सबसे पहले निर्मला सीतारमण जो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं वो अपना बजट अभिभाषण प्रस्तुत करेंगे। बजट अभिभाषण में भी संपूर्ण चीज़ें, आय व्यय का जो ब्यौरा और उसमें कितनी देनदारियां हैं, कितना खर्च किया जाना है, किस विषय में क्या क्या खर्च होगा, इसका पूरा विवरण दिया जाता है। तो ये बजट की बात है। और अंतरिम बजट, मैंने आपको बताया कि अंतरिम बजट सरकार के पास कार्यकाल नहीं है तो वो 4 महीने का बजट प्रस्तुत कर रही है। और शेष बजट जो है नई सरकार आगामी शेष महीनों के लिए 8 महीने का बजट पुनः जुलाई माह में
नई जो भी सरकार बनेगी वह उसको प्रस्तुत करेगी। ये जो मोदी सरकार पहला जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आया था वो आया था 26 नवंबर 1947 को। यह भी अंतरिम बजट था और भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे RK शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आज़ादी मिलने के 3 माह बाद अंतरिम बजट था ये, और शनमुखम चेट्टी का जन्म है 1892 में कोयम्बटूर में के एक व्यवसायी के यहाँ हुआ था। तो ये सबसे पहला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था। फिर सबसे ज़्यादा बार बजट 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट प्रस्तुत किया है। तो ये बजट संबंधी कुछ आवश्यक जानकारियां हैं। और इस बार जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, और बीजेपी सरकार ने अभी तक जब भी बजट प्रस्तुत किया है, तो इसमें यह देखने में आया कि कभी कोई लोक लुभावन घोषणाएं उन्होंने नहीं की, और दूरगामी चिंतन करते हुए, दूरगामी परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। और ये बड़ा बहुत अच्छी बात है। और हमेशा पहले देखने को मिलता था जैसे ही चुनाव होते थे तो चुनाव का अंतिम जो बजट होता था या अंतरिम बजट जो भी प्रस्तुत होता था उसमें ढेर सारी लोक लुभावन घोषणाएं हो जाती थी और पब्लिक उससे बड़ी खुश होती थी। परंतु ऐसा कुछ इस बजट में नज़र नहीं आ रहा है। एक अच्छी घोषणा ज़रूर है इसमें कि 7 लाख तक के आय पर कोई इनकम टैक्स दे नहीं होगा। ये जो सीमा थी वो बढ़ा दी गई है। 2.5 लाख से 3 लाख हुई थी और 3 लाख से अब जो है 7 लाख तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा छूट मिलना संभव नहीं है क्योंकि उसमें 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट का और उसका कटेगा। तो इस तरह से बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। स्लैब में भी टैक्स स्लैब में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। कोई परिवर्तन टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सिर्फ 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। यह भी जो 7 लाख से कम आय वाले लोग हैं उनको निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बताया टैक्स स्लैब की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बड़ी योजनाओं का कोई ऐलान नहीं है इसमें। और एक और बात आती है 1 करोड़ घर में सोलर लाइट 300 यूनिट तक का बिजली जो है मुफ्त देने का प्रावधान रखा है। PM आवास 70% महिलाओं को घर बनाकर दिए जाएंगे और आगामी 5 साल तक 3 करोड़ घर निर्माण का लक्ष्य रखा है, जो बहुत अच्छा है। 25 करोड़ लोगों को 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आने का भी इसमें प्रावधान रखा है। विशेष आवास योजना लेकर आएगी सरकार। महिलाओं के लिए विशेष योजना लेकर जाएगी और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना है। जो 3 करोड़ महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी बनाने का प्रावधान रखा है इस बार। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घर मिलेंगे। 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में बनाने का संकल्प लिया है। लड़कियों के लिए विशेष अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य पर बड़ा ध्यान दिया गया है और सर्वाइकल जो कैंसर है उसका टीका, मुफ्त टीका लगाने का इन्होंने प्रावधान रखा है। ये जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब ये एक बहुत अच्छा सरकार का वो है नज़रिया है कि उन्होंने बच्चियों के, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सजगता दिखाई है और उसमें महिलाओं को स्वस्थ रखने की दिशा में एक कदम उठाया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। 40,000 नए डिब्बे वंदे भारत ट्रेन के बनाने की योजना है। और जो भी एक अच्छा है कि वंदे भारत आप देखते होंगे बहुत अच्छी ट्रेन है और इंडिया में ही निर्मित है। सारा की सारी टेक्नोलॉजी इंडियन है। इलेक्ट्रिक वाहन पर भी रियायत दी गई है और अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मैंने आपको बताया 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का योगदान है। अच्छा, ये डायरेक्ट टैक्स जो है कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया है, तो इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एफडीआई भी 5 साल में 596 अरब मिला है। इनकम की बात है तो 83,000 से 2.25 लाख तक पहुंच गई है। फिजिकल डेफिसिट भी 5.7% जो है, और कोई भी बहुत पॉपुलिस्टिक ऐलान नहीं किया गया है, जो एक अपने आप में यह दिखाता है कि सरकार में कितना आत्मविश्वास है और चुनाव में किस तरह से वह आगे चल के काम करेगी। आर्थिक स्थिरता मेंटेन करने का प्रयास किया गया है। सोलर पैनल अभी जो है चीन से आयात किए जाते हैं, इसे इंडिया में बनाने का प्रयास किया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी की भी बात है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसमें खर्च बढ़ाया गया है। 4 जातियां की बात मोदी सरकार हमेशा करती है, गरीब, युवा, अन्नदाताओं और नारी। नारी के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। उच्च शिक्षा में इनका परसेंटेज काफ़ी बड़ा है। 3 तलाक को गैरकानूनी घोषित किया गया है, जिससे महिलाएं काफ़ी खुश हैं। लखपति दीदी का भी मैंने 3 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाने की योजना है। आयुष्मान भारत का लाभ आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने का प्रावधान किया है, जो भी एक बहुत अच्छा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक अच्छी बात है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कोविड के जो कोविडशील्ड और जो इंजेक्शन्स यहाँ पे इंडिया में भी तैयार किए थे, कोवैक्सीन इंडियन पूरा से था, तो उसमें काफ़ी रिसर्च के बाद चीज़ें निकल के आई थी। गरीब कल्याण के लिए काफ़ी योजनाएं उसमें लॉन्च की हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की भी बात है। एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग पे काम करने की बहुत आवश्यकता पर जोर दिया गया है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से जो बजट आया है वो बड़ा संतुलित बजट है, और इतना अच्छा बजट और इस समय पे आना यह प्रदर्शित करता है कि मोदी सरकार आत्मविश्वास से भरपूर है और उसे अपने कामों के ऊपर पूरा विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास सम्मिलित। देखिए, कभी भी किसी बात में भेदभाव की बात नहीं झलकती। लोग चाहे कुछ भी कहें, कि ये कहें कि वो हिंदू समर्थित है या मुस्लिम विरोधी का उस पर आरोप लगाया जाता है बीजेपी पर, मगर भारत शासन की या प्रदेश शासन की कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिससे मुस्लिम वर्ग या कोई भी वर्ग हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, आदिवासी हो, उसको वंचित किया गया हो। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर पता नहीं क्यों इस तरह के लोग आरोपित करते रहते हैं कि ये एक वर्ग विशेष का विरोधी है। ऐसा कुछ भी ना तो बजट में दिखाई देता है, ना प्रैक्टिकल जब भी कोई काम होता है तो उसमें कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो बजट की तो ये तो था सीतारमण जी का बजट। अब सरकारी बजट अर्थ तथा इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। मैंने आपको बताया कि संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष मैंने पहले आपको बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। ये उसका दायित्व है, उसको बाध्यता है कि वो उसको प्रस्तुत करे। यह वार्षिक वित्तीय ब्यौरा सरकार का मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र होता है। हालांकि बजट घोषणा पत्र का संबंध एक ही वित्तीय वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले काफ़ी सालों तक चलता है। जैसे कोई लोक लुभावन
यदि घोषणा की जाती तो उस पर वित्तीय भार शासन के ऊपर बहुत अधिक पड़ता, तो भविष्य में उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए दूसरी कटौती और टैक्सेशन का भार पब्लिक के ऊपर डालने की अनिवार्यता हो जाती। तो दो तरह के खाते वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं। उनमें केवल राजस्व खाते में शामिल किया गया, जिसे राजस्व बजट भी कहते हैं, जिनका संबंध सरकार को संपत्ति तथा देनदारियों से होता है। पूंजी बजट भी पूंजीगत बजट, पूंजीगत मतलब पूंजीगत बजट भी कहा जाता है। इन खातों को समझने के पहले सरकारी बजट के उद्देश्य को अपन समझते हैं कि उद्देश्य क्या है। सरकार जन कल्याण बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए सरकार अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार से हस्तक्षेप करती है। देखिए, सरकार जहाँ भी परेशानी होती है वहाँ पर सरकार मदद करती है और सरकार का काम मदद करना है। निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध करवाती है जिनमें बाजार तंत्र द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, अर्थात उपभोक्ता तथा उत्पादों में विनिमय के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा है, सड़कें हैं तथा प्रशासन जिन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, पूंजीगत व्यय है ये। जैसे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा है, डिफेंस की बात होती है, सड़कों की बात होती है, सरकारी प्रशासन और सार्वजनिक वस्तुओं की बात होती है। जब भी सार्वजनिक बात होती है आजकल आप देखते होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत शासन विशेष गौर कर रहा है और जगह जगह बहुत अच्छे रोड बनाए जा रहे हैं। अभी अभी गडकरी जी जब मध्य प्रदेश के दौरे पे थे तो उन्होंने काफ़ी घोषणाएं मध्य प्रदेश में भी की हैं और पूरे देश में जहाँ भी आप जाएंगे तो हर जगह आपको रोड बनती हुई दिखाई देंगे। रोड बनने में एक और बहुत अच्छी बात मैंने नोटिस की है कि पहले जब रोड बना करते थे तो यदि रोड बन रहा है तो वो पैच पूरा ख़राब होता था और उसमें कहीं गिट्टी बिछी रहती थी, कहीं गड्ढे होते थे, कहीं रोड उखाड़ दी जाती थी, तो ट्रैफिक को में बहुत अधिक परेशानी होती है। मगर अब जो रोड बन रहे हैं तो उसमें एक रोड कम से कम एक रोड मैं बोल रहा हूँ कम से कम एक रोड व्यवस्थित पहले से उपलब्ध रहता है और उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है एक रोड को। उसके बाद साइड के रोड्स बनाए जाते हैं और फिर दोबारा से उस रोड को एकीकरण किया जाता है। तो इस तरह से एक रोड तो निश्चित ही अच्छा होगा। तो मार्ग पर ये बहुत अच्छा विज़न है और पैसे की व्यवस्था बहुत अच्छी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो बात करते हैं तो एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब देश में बन जाएगा तो विकास स्वतः होगा। आज जब हम कहीं जाते हैं तो जाना बहुत आसान है। पहले जब हम यात्रा करते थे यदि हमें 300 किलोमीटर या कई बार तो हम 100 किलोमीटर की भी यात्रा करनी होती थी तो पता चला 7 से 8 घंटे लग जाते थे और गाड़ी जाके गैराज में खड़ी होती थी। उसमें कमानी या कुछ ना कुछ टूट फूट होती थी, 1000, 2, 3 हज़ार, 5 हज़ार रुपये, तो गैरेज में जाना ही जाना था। 300 किलोमीटर की ये दो तो गैराज में खड़ी होगी। परंतु आज की स्थिति में यह नहीं है। आज की स्थिति में आप लंबा कितना भी चल लें और रोडें बहुत अच्छी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसी तरह से नदी जोड़ो परियोजना भी काफ़ी सक्सेस है। आप देखेंगे कि छिपरा, नर्मदा में छिपरा का पानी डाला गया है। यहाँ पर तवा नदी पे भी काफ़ी बड़े डैम निर्माण हुए हैं। पन्ना में भी जो नदी है उस पर डैम निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो इस तरह की बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। तो कि सार्वजनिक, अब मैं फिर बजट पे वापस आता हूँ। सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति सरकार को क्यों करनी पड़ती है? प्रश्न उठता है क्यों सरकार करे भाई, सरकार के क्यों काम है? तो हमें जिन वस्तुओं जैसे कपड़े, कार, खाद्य सामग्री तथा सार्वजनिक वस्तु में अंतर समझना होगा। इनमें से मुख्य अंतर पहला तो यह है, सार्वजनिक वस्तुओं
सभी के लिए उपलब्ध होती हैं तथा इनके लाभ किसी एक विशेष उपभोक्ता तक सीमित नहीं रहते। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति चॉकलेट खा रहा है तो एक ही व्यक्ति को चॉकलेट का लाभ मिलेगा, या कमीज पहनता है तो वह वस्तु उनकी व्यक्तियों की व्यक्तिगत वस्तु हो गई। यहाँ कहा जा सकता है कि व्यक्ति के उपभोग तथा अन्य व्यक्तियों के उपयोग में प्रतिद्वंदी संबंध है, लेकिन यदि वह सार्वजनिक पार्क, रोड, है ना, वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के उपायों की बात करें तो इनके साथ लाभ सभी को मिलते हैं। एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु का उपभोग दूसरों के लिए उसके उपभोगों की उपलब्धता को कम नहीं करेगा, अतः एक साथ कई लोग इनका लाभ उठा सकते हैं। अर्थात यहाँ कई लोगों का उपभोग प्रतिद्वंदात्मक नहीं होगा। मतलब जैसे रोड है, रेलवे ट्रैक है, एयरपोर्ट्स हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं और इसका उपयोग हर कोई कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरे निजी वस्तुओं का सिर्फ हम ही अपना उपयोग कर सकते हैं। व्यक्ति वस्तुओं के लिए भुगतान नहीं करता, उसे लाभ उठाने से वंचित किया जा सकता है। यदि आप टिकट नहीं खरीदेंगे तो आप सिनेमा हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते, फिल्म देखने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो ये आपका निजी व्यय हो गया। लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में किसी भी वस्तु का लाभ उठाने से वंचित करने का कोई साध्य या तरीका नहीं है। इसलिए सार्वजनिक वस्तुओं को गैर अपवर्जनीय कहा जाता है। यदि कुछ उपभोक्ता भुगतान नहीं भी करते हैं तो भी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए शुल्क एकत्रित करना कठिन ही नहीं अपितु बहुत बार असंभव हो जाता है। इन भुगतान दिए बिना उपयोग करने वालों को मुफ्तखोर कहा जाता है। उपभोक्ता ऐच्छिक लिए मालिकाना अधिकार अमान्य नहीं है। उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच भुगतान प्रक्रिया के द्वारा स्थापित होने वाली कड़ी टूट जाती है। ऐसे में इस प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध कराना के लिए सरकार आगे आना जरूरी है। तो सरकार ही आगे आती है और सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बनाती है। सार्वजनिक प्रावधान तथा सार्वजनिक उत्पादन में अंतर होता है। वस्तुओं की सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अभिप्राय है कि उनका वित्त पोषण बजट के द्वारा होता तथा बिना कोई प्रत्यक्ष भुगतान किए इसका उपयोग किया जा सकता। सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र के द्वारा या सरकार के द्वारा किया जा सकता है। जब वस्तुओं का उत्पादन सीधे सरकार द्वारा किया जाता है तो इसे सार्वजनिक उत्पादन कहा जाता है। सरकार द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति को आवंटन कार्य कहा गया है। सरकारी बजट का पुनः आवंटन क्या है? कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह या निजी क्षेत्र की ओर होता है, अर्थात फर्म तथा घरेलू क्षेत्र की ओर या सरकार की ओर से निजी आय में जो भाग अंततः घरेलू क्षेत्र तक पहुंचता है उसे व्यक्तिगत आय कहा जाता है तथा उसमें से जिस भाग को खर्च किया जा सकता है वह भाग प्रयोज्य आय कहलाता है। सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण, भुगतान द्वारा तथा एकत्रीकरण के द्वारा घरेलू क्षेत्र के प्रयोग आय को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार सरकार के आय के वितरण को परिवर्तित कर सकती तथा समाज को आय वितरण की ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जिसे न्याय संगत माना जाता है। सरकारी प्राप्तियां क्या है, राजस्व प्राप्तियां क्या है? अब आप कई बार सुनते हैं कि राजस्व प्राप्तियां, तो राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। इन्हें कर तथा गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। कर राजस्व जो राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग है को काफ़ी समय से प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आय तथा फर्मों के निगम कर तथा अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पादन कर, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर, सीमा शुल्क, आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं पर लगाए गए कर तथा सेवा कर, अन्य प्रत्यक्ष करों जैसे संपत्ति कर, उपहार कर तथा संपत्ति शुल्क
से कभी भी बहुत राजस्व को संग्रह नहीं हुआ है तथा ऐसे इसलिए इन्हें कागजी कर भी कहा जाता है। कौन कौन से? संपत्ति कर, उपहार कर तथा संपत्ति शुल्क, ये जो है कागजी हैं। संपत्ति कर तो अब समाप्त हो गया है। पुनर्वितरण के उद्देश्य की प्राप्ति आय पर प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर ऊंची होती जाती है। फर्मों पर आनुपातिक आधार पर कर लगाए जाते हैं। कर की दर लाभयुक्त आय का एक विशेष अनुपात होती है। जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं को उत्पाद कर से मुक्त रखा जाता है अथवा उन पर कर की दरें निम्न होती हैं। सुख और अर्धविलासिता की वस्तुओं का सामान्य दर से कर लगाया जाता है, जबकि पूर्ण विलासिता संबंधी वस्तुओं, तंबाकू और पेट्रोलियम उत्पादों पर कर की दर काफ़ी ऊंची होती है। एक गैर राजस्व मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा है। प्राप्तियां सरकार के निवास से प्राप्त लाभांश और लाभ तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क और अन्य प्राप्तियां आदि शामिल हैं। इसके अंतर्गत विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किए गए नगद सहायता अनुदान भी शामिल हैं। जैसे बजट के लिए मैंने आपको बताया, राजस्व बजट हो गया, दूसरा हो गया पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में क्या है? राजस्व प्राप्तियां हैं और राजस्व व्यय है। राजस्व प्राप्तियां में है कर संग्रहण है, गैर कर राजस्व व्यय है। राजस्व व्यय जो है उसमें योजना अंतर्गत राजस्व व्यय है और गैर योजना अंतर्गत राजस्व व्यय है। अब पूंजीगत व्यय की बात करें तो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, फिर पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय में है योजना अंतर्गत पूंजीगत व्यय और गैर योजना अंतर्गत पूंजीगत व्यय। तो ये पूंजीगत व्यय बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्व व्यय पूंजीगत लेखा क्या है? राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए किया गया व्यय है। पुनः एक बार सुने, केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं, सरकार द्वारा उपगत ऋण, ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदानों आदि पर किए गए व्यय से होता है। बजटीय दस्तावेज में कुल राजस्व व्यय को योजनांतर्गत और गैर योजनागत व्यय मदों में बांटा जाता है। योजनांतर्गत राजस्वगत व्यय का संबंध केंद्रीय योजना और राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से है। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार की भी सहायता करती है। गैर योजना अंतर्गत व्यय राजस्व व्यय का अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय शामिल होता है। गैर योजना अंतर्गत व्यय के प्रमुख मदों में ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा सेवाएं, उपादान और पेंशन आते हैं। बाजार ऋणों, बाह्य ऋणों और विविध आरक्षित निधियों पर ब्याज अदायगी गैर योजना अंतर्गत राजस्व व्यय का एक सबसे बड़ा घटक होता है। प्रतिरक्षा व्यय गैर योजना अंतर्गत व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक है। इस अर्थ में यह प्रतिबद्ध व्यय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इस मद में अधिक कटौती का क्षेत्र अत्यल्प है। उपादान एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण है जिसका उद्देश्य कल्याण में वृद्धि करना है। सार्वजनिक वस्तुओं और शिक्षा तथा राजस्व जैसी सेवाओं का अल्प मूल्यन के माध्यम से अव्यक्त उपादान प्रदान करने के अतिरिक्त सरकार निर्यात ऋण पर ब्याज, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों जैसे मदों पर व्यक्त रूप से भी उपदान प्रदान करती है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में उपदानों की मात्रा 2014-15 में 2.02% से बढ़कर 2015-16 में 1.7% हो गई।
अच्छा, पूंजीगत व्यय, सरकार के वे व्यय जिनके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्व में कमी होती है। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी उपकरण, शेयरों में निवेश और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य पक्ष को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्ययों को शामिल किया जाता है। तो पूंजीगत व्यय को भी बजट दस्तावेज में योजना और गैर योजना अंतर्गत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें इस वर्गीकरण के अनुसार योजना अंतर्गत पूंजीगत व्यय का संबंध राजस्व व्यय के समान केंद्रीय योजना और राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से होता है। गैर योजना अंतर्गत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदत्त विविध सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय शामिल होते हैं। बजट प्राप्तियां और व्ययों का एक विवरण मात्र नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के कारण बजट एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति का विवरण बन गया है। बजट के संबंध में तर्क दिया जाता है कि यह देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप का प्रतिबिंब है। देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप का प्रतिबिंब है तथा इसे देश के आर्थिक जीवन का स्वरूप निर्धारित होता है। वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के द्वारा बजट के साथ 3 नीतिगत विवरणों का होना अनिवार्य है। मध्यावधि वित्तीय नीति विवरण में विशिष्ट वित्तीय सूचकों के लिए 3 वर्षीय चल लक्ष्य रहता है, जो इस बात का परीक्षण करता है क्या धारणीय आधार पर राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से राजस्व व्यय किया जा सकता है और बाजार ऋण ग्रहण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग कितना उत्पादकता के रूप में किया जा रहा है। राजकोषीय नीति संबंधी विवरण वर्तमान नीतियों का परीक्षण और महत्वपूर्ण वित्तीय उपायों में से किसी प्रकार के विचलन के औचित्य का निर्धारण करते हुए वित्तीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता को तय करता है। समष्ट अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, केंद्र सरकार के वित्तीय संतुलन और बाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है। तो केंद्रीय सरकार की जो बजट के घाटे का जो बजट है, संतुलित अधिशेष एवं घाटा बजट। देखो, संतुलित क्या है? सरकार द्वारा जमा आय के बराबर राशि का खर्च कर सकती है। इसे संतुलित बजट के रूप में जाना जाता है। जब सरकार की आय और व्यय बराबर होता है तो इसे संतुलित बजट कहा जाता है। अगर इससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करना पड़ेगा, और जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक होती है तो इस बजट को अधिशेष कहा जाता है। जब कर से प्राप्त राशि आय से अधिक होती है ना, तो ऐसा बहुत कम होता है कि आय अधिक हो, अधिशेष कहा जाता है। हालांकि मुख्यतः ऐसी भी स्थिति होती है जब व्यय राजस्व से अधिक हो। यह तब होता है जब सरकार घाटा वाली बजट को चलाती है। तो अधिकांशतः घाटे के बजट ही आते हैं। सरकार घाटे की माप, जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है, जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक खर्च करती है तो इस स्थिति को बजटी घाटा कहते हैं। इस घाटे की पूर्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं जिनका किसी अर्थव्यवस्था पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। राजस्व घाटा। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। यदि अपन उसमें से राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ घटा दें तो उसका घाटा निकल आता है। राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय अधिक होता है, प्राप्तियाँ कम होती हैं।
तो घाटे का बजट होता है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। क्या है? कुल प्राप्तियों का। जैसे सकल राजकोषीय घाटा की यदि हम बात करें तो सकल राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जो ऋण ग्रहण के अंतर्गत नहीं आती हैं, इसलिए इससे ऋण में वृद्धि नहीं होती है। ऋणों की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त राशि। तो इस तरह से सकल राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा सकल राजकोषीय घाटा बराबर है निवल घरेलू ऋण माइनस ग्रहण प्लस भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ग्रहण, विदेशों से ऋण ग्रहण। इस तरह से इसकी गणना की जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त ऋण आते हैं। सकल राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के स्थायित्व और सार्वजनिक क्षेत्र की सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के लिए एक निर्णायक शर्त है। इस प्रकार सकल राजकोषीय घाटा को मापा जा सकता है। राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो इस तरह की कुछ शब्दावलियां हैं जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। तो यह जो बजट है, पुनः मैं एक बार आपको बता दूं कि जो मोदी सरकार है उसने 4 जातियों का उल्लेख किया है। ज्ञान के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। ज्ञान का मतलब है जी से है गरीब, है ना, जी से है गरीब। दूसरा युवा और अन्नदाता नारी। चारों को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही संतुलित बजट का रखा गया है, प्रस्तुतिकरण किया गया है। अब बजटीय भाषण के उपरांत लोकसभा में बहस होगी और जो चीज़ें स्वीकार कर लिए जाएंगी तो उसके उपरांत यह विभागीय समितियों के लिए के पास भेजा जाएगा और विभागीय समितियां इसका अध्ययन करके इसको और अधिक परिष्कृत करेंगी। तदुपरांत यह पुनः राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जो भी सुधार होंगे, बहस होगी, जो भी पक्ष विपक्ष की बात होगी उसके अनुसार इसमें सुधार किया जाएगा और सुधार पारित करने के बाद फिर यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह वापस आ जाएगा और यह 1 अप्रैल के पहले ये प्रक्रिया 30 मार्च के पहले ये प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी ताकि आगामी 1 अप्रैल से जो व्यय किया जाए उसके लिए राशि उपलब्ध हो सके। इसलिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है और शासन के पास समय नहीं है, पूरा वर्ष नहीं है और वो अपना दायित्व आने वाली नई सरकार के लिए छोड़ती है कि वो आने वाली सरकार अपने अनुसार बजट तैयार करे और बजट प्रस्तुत करे। तो ये एक अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट बहुत अच्छा बजट है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात दृष्टिगत रखी है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का प्रयास किया गया है। जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसमें किसी भी तरह का लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की गई हैं या कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं की गई है, परंतु यह बजट निश्चित रूप से बहुत संतुलित, बहुत अच्छा बजट है और यह देखने में आ रहा है कि जब से भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से कोई भी ऐसा बजट देखने में नहीं आया है चुनाव के पहले सरकार ने पेश किया हो और उसमें बहुत बड़ी चुनाव जीतने के लिए कोई लक्ष्य रखा हो, ऐसा कभी
नहीं हुआ है और वो आत्मविश्वास वो उनके 5 साल के क्रियाकलाप की हमने काम किया है। 5 साल तक लगातार काम किया है, लगातार विकास के कार्य किए हैं, जनता को हर स्तर पर लाभ पहुंचाया है। गरीबों को मुफ्त राशन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है और आगामी 5 साल तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। उज्ज्वला योजना में भी गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस तरह से गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं भारत शासन चला रही है और जिस पर उसको भरोसा है, विश्वास है। और भाजपा का तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग, इन भावनाओं के साथ कार्य करने का परिणाम है कि बजट बहुत अच्छा प्रस्तुत किया गया है। और ये आप आगे भी विश्लेषण करें। आगे के एपिसोड में मैं इसमें विस्तार से पुनः चर्चा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।